हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीक्स करंट अफेयर डाइजेस्ट। आई होप सब लोग अच्छे से हैं एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने आदत बना ली है हर संडे या फिर मंडे अगर कभी लेट हो जाता है तो आई हैव दिस वीकली करंट अफेयर फॉर यू, जहां पे वी टेक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज, एडिटोरियल्स और बाकी फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पूरे हफ्ते की, सो दैट वी कैन रिवाइज कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ। अब इस हफ्ते अगर आप देखो क्या क्या न्यूज मेन आई थी, सबसे बड़ी न्यूज तो यही थी कि राघव चड्ढा और 6 अदर मेंबर्स राज्यसभा के जो आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने मिलकर काम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उसके लिए मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है अपने चैनल पर ही, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आराम से देख लेना। मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिस्कस किया है, पूरा हिस्ट्री क्या है लॉ की, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, ये लॉ होना चाहिए कि नहीं, वो सब वहां पे मैंने डिस्कस किया है। तो वो न्यूज आप वहां से भी कैरी फॉरवर्ड कैचअप कर सकते हो। उसके अलावा जो न्यूज थी, लगभग आई थिंक 8 या 9 इंपॉर्टेंट न्यूज स्टोरी तो मैंने पिक करी है। बहुत ज्यादा मैंने पहले भी कहा था, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर हफ्ते 10 या 20 या 5 न्यूज होंगी होंगी। नंबर ऑफ न्यूज फिक्स हम नहीं रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो लेंगे। कभी कभी होता है बहुत न्यूज नहीं आती, से इस बार बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी कुछ हफ्ते में। कभी कभी होता है बहुत सारी होती है, तो वील गो ऑन दैट बेसिस। शुरू करते हैं। पहले हम लोग कौन कौन से डिस्कस करेंगे, देख लो। पहला, पहलगाम अटैक, 1 साल हो गया उसको पूरा, तो क्या स्टेटस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया है, हमारी एंटी टेरर स्ट्रैटेजी क्या है, गवर्नमेंट ने जो प्रहार स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी कुछ महीनों पहले वो क्या है, वो सब रिवाइज कर लेंगे एक बार। सेकंड, इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबेयंस में रखी थी पहलगाम अटैक के बाद, उसको भी अब 1 साल हो गया है, तो उसका क्या स्टेटस है उसको भी एक बार रिविजिट कर लेते हैं। फिर देर वॉज एन आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल था हिंदू न्यूज़पेपर में, अबाउट जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब किस तरीके से कंट्रीज टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, दूसरे घुटनों पर लाने के लिए। वॉर इज नॉट दी ओनली वे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल क्या था वो। फिर ग्लोबल टेरिफ डिसरप्शंस, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कहां पर है, हम क्या चाइना का ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं कि नहीं, उसको लेके भी काफी एडिटोरियल्स थे इस बार, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। फिर जुडिशियल पेंडेंसी को लेकर के क्या स्टेटस है, क्या हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी एक आईआर से रिलेटेड, वो ये था, दुज़बा पाइपलाइन जो कि रशिया से गैस ऑयल भेजती है हंगरी में, यूक्रेन के थ्रू होकर के उसे दोबारा रिवाइव किया गया, उसकी स्टोरी क्या है हम डिस्कस कर लेंगे। फिर डब्ल्यूएचओ ने अभी रेजोल्यूशन पास किया है इसमें हीमोफीलिया के बारे में, तो हीमोफीलिया क्या है, इंडिया में क्या स्टेटस है हीमोफीलिया का, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इजिप्ट ने बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन अभी साइन किया है इस हफ्ते, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। और इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे ग्रोथ हो रही है इंडिया में, वो डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी एडिटोरियल था एक बहुत इंपॉर्टेंट। तो 9 न्यूज स्टोरीज पिक की हैं, 9 न्यूज स्टोरीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। शुरुआत करते हैं पहला पहलगाम अटैक एनिवर्सरी के साथ। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आप सबको पता है, आप सब सीरियस एस्पिरेंट्स, आप सबको पता है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। मतलब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जब होता है देश में, वो हो सकता है देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो, लेकिन वो एग्जाम के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जब कोई टेरर अटैक होता है इंडिया में, तो न्यूज पे आप बहुत देखते हैं कि कितने लोगों की जान गई, इसके पीछे कौन था, मॉडस ऑपरेंडी क्या था, कहां पर हुआ, लेकिन ये सब यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है उसमें टेररिज्म एक टॉपिक है, तो टेररिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हमें क्या पढ़ना होता है, हमें फोकस करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटी टेरर स्ट्रैटेजी क्या है, एंटी टेरर डॉक्ट्रिन क्या है, कौन से लॉज हैं, कौन सी एजेंसी है जिसकी क्या जिम्मेदारी है, हमें उस पर फोकस करना है। दी अदर साइड ऑफ थिंग्स, इसके पीछे कौन था, कितने लोग थे, मारे गए कि नहीं, वो हमें नहीं फोकस करना है एग्जाम के लिए। आपको पढ़ना है आप पढ़िए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, अच्छी बात है जानकारी होगी तो, लेकिन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सबको पता होगा पहलगाम टेरर अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसका इस हफ्ते 1 साल पूरे हो गए, 26 लोगों की जान गई थी उसमें। एक ग्रुप था जिसने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया था, फिर वो बाद में डिलीट कर दिया था बाय द वे। वो पोस्ट है द रेजिस्टेंट फ्रंट, मतलब TRF। अभी क्या है द रेजिस्टेंस फ्रंट? द रेजिस्टेंस फ्रंट एक्चुअली, इंडिया ने ये कहा है हमेशा से कि ये लश्कर तैयबा ही है। लश्कर तैयबा ने अपने आप को रीब्रांड रीनेम किया है, जानबूझ के वो ऐसा इंग्लिश साउंडिंग नेम लेके आए हैं ताकि कोई करेक्शन ना पता चले। पहले पहले जब हमने कहा कि वह लश्कर तैयबा का ग्रुप है, ये ज्यादातर देशों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है,
लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद अमेरिका ने खुद ने एक स्टेटमेंट निकाला जहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने माना कि हाँ लश्कर तैयबा का ही एक पार्ट है, उसी रीब्रांडिंग ही है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिन्होंने एक्चुअली ये पूरा ऑर्गेनाइज किया था। अब एज ए सेड हम लोग फोकस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बाद कुछ महीनों बाद फेब 2026 में प्रहार मतलब इंडिया काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन रिलीज की थी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे बहुत एग्जाम के लिए भाई। जैसा कि आपको पता है ज्यादातर चीजों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म का बहुत ध्यान देते हैं। तो प्रहार एक डॉक्ट्रिन लॉन्च की गई। प्रहार स्टैंड्स फॉर पी मतलब प्रिवेंटिव, बचाएंगे, आर मतलब रिएक्टिव, ए मतलब एंटी टेरर, एच मतलब हार्ड पावर, ए मतलब अलायंस बिल्डिंग, फिर ए मतलब अवेयरनेस एंड आर मींस रिहैबिलिटेशन। की गवर्नमेंट ने ये डॉक्ट्रिन लॉन्च किया कि हम टेररिज्म से निपटने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि भाई हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल सिनर्जी वाला डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे। कई बार ये होता है खास करके जैसे कश्मीर का एरिया जहां पे इतनी सारी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, लोकल पुलिस भी है, आर्मी भी है, सीएपीएफ भी इन्वॉल्व है, तो वहां पे कभी कभी हो जाता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन कि कहां पे किसकी जिम्मेदारी है, कौन फर्स्ट रिस्पॉन्डर होना चाहिए था, ये कभी कभी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं। तो स्ट्रैटेजी है कि इंटर डिपार्टमेंटल सिनर्जियों के साथ में काम करेंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर अटैक, इन सबको ये स्ट्रैटेजी कवर करती है। तो एग्जाम के लिए हमें याद रखना है प्रहार क्या है, प्रहार की फुल फॉर्म क्या है। होम मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था, क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन रिलीज किया था। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा जब हम लोग कुछ सालों पहले नक्सलिज्म के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन तय की थी कि हम नक्सलिज्म खत्म कर देंगे, तो गवर्नमेंट ने समाधान डॉक्ट्रिन अनाउंस किया था। वो एंटी नक्सल डॉक्ट्रिन था कि कैसे हम नक्सलिज्म को खत्म करेंगे। ऐसे ये प्रहार है, ये एंटी टेरर काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन है, इसको याद रखना है। अगर आप थोड़ा सा दोबारा से रिकैप करना चाहो कि क्रोनोलॉजी क्या था, 22 अप्रैल लास्ट ईयर ये अटैक होता है, लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट का अटैक। अगले ही दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में ला दिया। अब देखो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिप्लोमैटिकली बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म चुना, सस्पेंड नहीं किया है। प्लीज रिमेंबर, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा हम ट्रीटी सस्पेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम अबेयंस में रख रहे हैं। मतलब हमने सस्पेंड नहीं किया है, मतलब अबेयंस का मतलब है कि वी हैव द राइट टू नॉट फॉलो इट। हमारे पास ये अधिकार है कि भाई हम ट्रीटी को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं लगता है कि भाई आप इस लायक हैं। पिछला जब टेरर अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, पठानकोट टेरर अटैक जब हुआ था पठानकोट एयरफोर्स बेस पर, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फेमसली कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। लेकिन फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ा नहीं था। ये पहली बार हुआ है इतने सालों में, 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, अभी हम डिस्कस भी रहे टॉपिक में। उससे पहली बार, इतनी वॉर्स हो गए लेकिन पहली बार हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अबेयंस रख दिया। वीजा रिस्ट्रिक्शन हो गए, वाघा बॉर्डर क्लोज हो गया, ट्रेड तो खैर वैसे ना के बराबर था बट ट्रेड भी सस्पेंड हो गया। रिएक्शन क्या था? एज यू ऑल नो, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मल्टीपल डेज तक चला। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन मिलिट्री ने पहले केवल टेरर कैंप्स थे वहां पे स्ट्राइक किया और अपने पाकिस्तान को ओपनली कह दिया कि भाई हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हम कुछ छुपा के नहीं कर रहे हैं, टेरर कैंप्स पे कर रहे हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाहते आपसे लड़ना। लेकिन पाकिस्तान रिटेलिएट किया तो इंडिया ने उसको आगे बढ़ाया। पहलगाम अटैक के लगभग 3 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि ऑपरेशन महादेव इंडियन आर्म फोर्स ने कैरी आउट किया है, जिसमें कि जो पहलगाम अटैक में तीनों टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, तीनों को न्यूट्रलाइज किया गया। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रहार डॉक्ट्रिन को रिलीज किया है, इंडिया फर्स्ट काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन, जो कि रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ये हमें याद रखना है पूरा डिटेल में, इससे ज्यादा हमें अभी यहां पे नहीं याद करना है। मेन सा क्वेश्चन कैसा आ सकता है? The Pahalgam attack in India's response to Operation Sindoor represents a paradigm shift in India's counter-terror doctrine critically examined। यहाँ पे आपको प्रहार के बारे में लिखना है, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया है कि अब से
कोई भी टेरर अटैक जो पाकिस्तान से होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट आवर सॉवरेनिटी, और हम उसका जी मुंह तोड़ उसका जवाब देंगे। सेकंड जो टॉपिक न्यूज में है, रिलेटेड है इसी से, क्योंकि एक साल पूरा हो गया पहलगाम टेरर अटैक का, तो एक साल पूरा हो गया इंडस वाटर ट्रीटी के भी अबेयंस में रहने का। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, वेरी श्योर आप सबने पढ़ा होगा। इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, मतलब 6 रिवर्स कुल मिला के हो गई। उन 6 रिवर्स, ये जो 6 रिवर्स इंडिया से होकर के पाकिस्तान जाती हैं, इनके डिवीजन को लेके हमेशा से बहुत ज्यादा इशू रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान क्लेम्स कि भाई इंडिया ने पानी जाना रोक दिया। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा वाटर सप्लाई इन 3 रिवर्स पे डिपेंड करती है, जो कि उनको इंडिया के थ्रू होते हुए मिलती हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 1950s में पाकिस्तान क्लेम्स की इंडिया ने पानी रोकने की कोशिश की। इंडिया ऑब्वियसली डज नॉट अग्री। अब वर्ल्ड बैंक कहां बीच में आता है, तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने अपनी रिवर्स पे कुछ डैम बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया। वर्ल्ड बैंक ने जब लोन देना चाहा, या वर्ल्ड बैंक ने जब असेस किया, तो उन्होंने कहा कि अभी तो अभी पक्का ही नहीं है कि रिवर आपकी है भी कि नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा 1960 में कि चलो हम बीच में आकर के आपका ये ट्रीटी करवा देते हैं, ताकि इंडिया पाकिस्तान में रिवर्स का डिवीजन पूरा हो जाए। ट्रीटी में कहा गया कि भाई 6 रिवर्स है, 3 पाकिस्तान को मिलेंगी, 3 इंडिया को मिलेंगी, लेकिन डोंट थिंक ये इक्वल डिवीजन था। नंबर ऑफ रिवर्स तो इक्वल थी, लेकिन जो रिवर्स पाकिस्तान को गई, उनका पानी 80% था टोटल वाटर जो था उन सब के। जो 6 रिवर्स हैं, उसमें से रावी, ब्यास, सतलज, ये हैं जो इंडिया के पास रहेंगी, एक्सक्लूसिव यूज इनका इंडिया के पास रहेगा। और चिनाब, झेलम, इंडस, ये रहेंगी पाकिस्तान के पास। ये 3 रिवर्स टोटल 80% वाटर मेकअप करती है, ये 3 रिवर्स 20% वाटर मेकअप करती हैं। इंडिया को यह भी कहा गया कि आप पाकिस्तान की रिवर्स का वाटर यूज कर सकते हैं इन अ नॉन कंजम्पटिव मैनर। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, नॉन कंजम्पटिव मैनर मतलब हमें ऐसे यूज करना अलाउड है कि भाई हम वाटर लेवल नहीं कम कर सकते, और जो इंडिया की रिवर्स है वो हम पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जितना चाहें। हम चाहें तो पाकिस्तान इनका एक बूंद पानी भी न जाने दे, हम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, रियलिटी ये है कि अभी इंडिया पाकिस्तान की रिवर्स का तो छोड़ो, इंडिया की रिवर्स का जो पानी है, रावी, ब्यास, सतलज, ये भी कुछ कुछ पाकिस्तान जाता है, ये भी हम पूरा नहीं इस्तेमाल कर पाते। अगर आप पूछो क्यों, तो यार सोचो, रिवर्स कोई नल का पानी नहीं है कि नल ऑफ कर दिया और रिवर का पानी बंद हो गया। भाई पूरी रिवर का वाटर यूटिलाइज करने के लिए आपको बहुत 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 ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। ये कुछ दिनों का काम नहीं, गड्ढा खोदा और रिवर को मोड़ दिया, ऐसे कोई नल का तो होता नहीं है, पाइप भी नहीं होता है। तो रिवर्स को स्टोर करना, कहना बहुत आसान है ऑन पेपर, बहुत मुश्किल होता है। अभी इंडिया का फोकस है कम से कम अपनी रिवर्स का पानी 100% यूटिलाइज करे। ये ट्रीटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूजुअली क्या होता है, जब दो देशों के बीच में ट्रीटी साइन होती है, तो जो अपर राइपेरियन स्टेट है, मतलब जहां पानी पहले आता है, उसके पास हमेशा अपर हैंड रहता है कि भाई हमारा मन, हमने पानी रोक दिया तो रोक दिया, तुम क्या ही कर लोगे। तो जब भी ऐसी ट्रीटी साइन होती है, देखा जाता है अपर राइपेरियन स्टेट हमेशा ट्रीटी से ज्यादा पानी उनके पास आता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। ये बड़ी यूनिक ट्रीटी है जहां पे इंडिया अपर राइपेरियन स्टेट है, पहले रिवर्स हमारे पास आती है, फिर भी हमने कहा अरे कोई बात नहीं यार, तुम ज्यादा पानी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देख लेंगे। अनफेयर ट्रीटी है इंडिया के लिए, सबका ये कहना है। ट्रीटी में यह भी लिखा गया कि कोई दोनों के बीच में इश्यू होगा तो क्या होगा, वो ये है कि अगर दोनों के बीच में कोई इश्यू होगा, दोनों की तरफ से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एक इंडस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। इंडस ट्रीटी कमिश्नर इंडिया से भी होंगे, पाकिस्तान से भी होंगे, वो ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का, मीटिंग करेंगे एनुअली। फिर ये हुआ कि वो रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर आप जाएंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, वहां भी नहीं हुआ तो आप वर्ल्ड बैंक जाइए। ये रिजॉल्व करने के मैकेनिज्म दिए गए हैं। इंडिया ने, हालांकि इतने टेरर अटैक हुए, कई बार हमने कहा, लेकिन कभी भी हमने उस ट्रीटी के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं। इस ट्रीटी में एक और बहुत अनोखी बात है, इस ट्रीटी में लिखा गया है कि इंडिया जब पाकिस्तान के रिवर्स पर कुछ भी बनाएगी, तो पाकिस्तान उसको चैलेंज कर सकता है। अगर पाकिस्तान को लगता है कि भाई नॉन कंजम्पटिव मैनर में नहीं है, फ्लो डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो वो आवाज उठा सकते हैं। और पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, वो तो आवाज उठाते ही रहते हैं। इंडिया जब भी छोटे से छोटा कोई भी प्रोजेक्ट बनाना अनाउंस करते हैं रिवर्स पर, हमेशा कोई ना कोई आवाज उठाते हैं। फिर चाहे वो किशन गंगा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो तुलबुल बराज प्रोजेक्ट हो, बार बार प्रोजेक्ट पे आवाज उठा के पाकिस्तान ने बहुत प्रोजेक्ट्स को डिले किया है इन सब के लिए।
अब कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, अब इन सब की कहानी ये है कि इंडिया ने फाइनली कहा कि भाई ऐसा है, हम टीटी अबेयंस में डालते हैं। अब मैंने पहले भी कहा, आज अगर मैं अनाउंस करूं कि मैं रिवर का पानी नहीं दूंगा तो मैं कल से कुछ कर नहीं सकता हूं। सालों लग जाते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग करने में, इतना बड़ा डैम बनाने में कि आप पानी रोक सकें। तो केवल अनाउंस कर देना कि टीटी अबेयंस में है, ऐसे कुछ होता नहीं है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, उसको टाइम लगता है पूरा इंप्लीमेंट होने में। अब जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान के पास कौन सी रिवर्स है? वेस्टर्न रिवर्स, जो कि इंडस, झेलम, चिनाब है। लगभग 135.6 इनका MAF है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के अगर आप देखोगे तो रवि, ब्यास, सतलज, लगभग 20% ऑफ वाटर इज व्हाट दे मेक। अगर इंडिया को आप देखो, इंडिया को अलाउ किया गया है पाकिस्तान रिवर्स पे रन ऑफ द रिवर डैम बना सकते हैं। अब ये क्या होते हैं? यूजुअली दो टाइप के डैम होते हैं, एक होते हैं स्टोरेज डैम्स, एक होता है रन ऑफ द रिवर। स्टोरेज डैम का मतलब है कि भाई पानी यहां से आ रहा है, आपने यहाँ पे बड़ा सा एक बना लिया डैम टाइप का, यहाँ पानी स्टोर कर लीजिए, यहाँ पे गेट होगा, गेट आप खोलोगे तो पानी निकलेगा यहाँ से, फिर आप टरबाइन यहाँ लगा के इलेक्ट्रिसिटी बना लो। तो आप जितना पानी चाहो स्टोर कर लो, अपने मन से गेट खोलो, अपने मन से गेट बंद करो। ये होते हैं स्टोरेज डैम। स्टोरेज डैम का मतलब आपने पानी स्टोर कर लिया बीच में, ये अलाउड नहीं है क्योंकि इससे वाटर फ्लो डाइवर्ट होगा। रन ऑफ द रिवर डैम का मतलब है कि भाई आप डैम वैम स्टोरेज नहीं बनाओगे, रिवर का पानी आ रहा है, बीच में टरबाइन लगा दो, प्रेशर से टरबाइन घूमेगी, पानी आगे चला जाएगा, ये अलाउड है। लेकिन ये 12 महीने नहीं चल सकते, जब वाटर फ्लो नहीं होगा तो ये नहीं चलेंगे। स्टोरेज वालों में ये होता है कि आपने पानी स्टोर कर लिया, फिर अपने मन से आप चलाते रहो, आपको जब भी चलाना है। जैसे मैंने कहा, परमानेंट इंडस कमीशन बना हुआ है, दोनों साइड से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं टू डिस्कस द इश्यूज, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इशू इन्होंने हल नहीं किया है। इंडिया का कहना है कि भाई हम तब तक ये टीटी अबेयंस में रखेंगे जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुक नहीं जाता है। पाकिस्तान का कहना है कि अरे भाई ऐसा मत करो, हमारा पानी सब आप पर ही डिपेंड करता है। ये मामला यूएनएससी में गया है, पाकिस्तान ने यूएनएससी में जाके बोला है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी के डिस्प्यूट जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने चाहिए, यूएनएससी में आने का इनका कोई मतलब नहीं है। ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुद्दे पर। अब इंडस वाटर ट्रीटी पे काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल इजी वाले कि भाई कौन सा रिवर किसके साइड है, डिफिकल्ट वाले ऐसे कि भाई आर्बिट्रेशन का जो इशू है या वो कैसे रिजॉल्व होते हैं, आर्बिट्रेशन कैसे होता है, और अगर कठिन करो तो वो एनालाइज करने वाले आ सकते हैं ऐसे कि इस टाइप से। India's decision to put Indus Water Treaty in abeyance represents a bold use of water as strategic asset. Critically examine its implication for India-Pakistan relations and international water law. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में एडिटोरियल हमने देखा इस बार इस हफ्ते, वो है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब थीम ये था इस आर्टिकल का, कैसे इंक्रीजिंगली बड़े बड़े देश एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, एक दूसरे को घुटने पे लाने के लिए वॉर या वेपन्स का इस्तेमाल करने की बजाय अब वो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएस और चाइना के बारे में आपने पढ़ा ही है, चिप वॉर, एआई वॉर दोनों के बीच में चल रहा है। कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं अपनी कंपनीज के ऊपर की जो हमारी सबसे बेस्ट चिप्स हैं वो चाइना को नहीं बेच सकते आप। चाइना के पास जो चिप्स चाइना को चाहिए एनवीडिया से, जो उनकी टॉप चिप है वो चाइना नहीं जा सकती। एनवीडिया उनके लिए अलग से चिप बनाता है कि यूएस गवर्नमेंट उसको अलाउ ही नहीं करती है। वहीं पर रशिया को और परेशानी है कि भाई अमेरिका अपना डॉलर का इस्तेमाल करता है, उनको स्विफ्ट सिस्टम से उन्होंने बाहर किया हुआ है। तो बहुत सारे देश हैं जो इस समय एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं टेक्नोलॉजी, फाइनेंस का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी के एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा, अमेरिका ने प्राइवेट कंपनी जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है जिनमें, उन प्राइवेट कंपनीज पे अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि आप चाइना को हाई एंड चिप्स नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कई सारी गवर्नमेंट्स ने हुआवे पर बैन लगाया हुआ है। आपको इंडिया का भी एग्जांपल अगर मैं दूं, इंडियन गवर्नमेंट जब 5G टेस्ट कर रही थी, देखो क्या होता है जब आप 5G 6G टेस्ट करते हो तो पहले टेस्ट करने के लिए आपको उस तरीके का हार्डवेयर चाहिए जो उतनी स्पीड संभाल पाएगा। तो जब कुछ सालों पहले इंडिया 5G रोल आउट करने से पहले टेस्ट कर रहा था, हुआवी वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड था जो ऐसे इक्विपमेंट्स बना रहा था इसमें 5G टेस्ट कर सकते हो। लेकिन एलिगेशन थे कि भाई हुआवी के जो मालिक हैं वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत क्लोज हैं
हुआवी के जो सिस्टम्स हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन चुराते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हुआवी को बैन कर दिया था कि आपके प्रोडक्ट्स हम लोग नहीं यूज करेंगे। बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि हुआवी को बैन किया गया है कि भाई आप इंफॉर्मेशन चाइना तक लेकर के जाते हो। इसी के अलावा एआई में आजकल आप देख लो कितना डोमिनेंस हो रहा है दुनिया में। यूएस, यूरोप, चाइना, ऑल दीज आर ट्राइंग कि भाई एआई में हमारे पास सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर हो। आपने पढ़ा होगा चाइना में डीप सीक के बारे में, कैसे नई नई एआई कंपनीज खोल रही है। इंडिया ने नेशनल एआई मिशन लॉन्च किया है, ऑल्दो इंडिया से बहुत बड़ी एआई कंपनी कोई नहीं निकली है अभी तक। नॉट जस्ट दिस, अलग अलग देश साइबर वॉरफेयर में आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे देश है, चाइना की मिलिट्री भी अगर आप देख लो तो उनकी मिलिट्री में इस समय साइबर यूनिट अलग से है, एक्सपर्ट्स हैं जो कि साइबर वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल जितना हो रहा है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कुछ ये दर्शाता है कि नाउ ऑर्थोडॉक्स वॉरफेयर अब आउटडेटेड हो चुका है। ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम्स को देश यूज कर रहे हैं एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए। जैसे बहुत डिबेट हो रहा है पिछले कुछ सालों से डॉलर की डोमिनेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस है, इंटरनेशनल ट्रेड यूजली डॉलर में सेटल होता है, तो अमेरिका इसका गलत फायदा उठाता है। जब मन चाहे जिस पर सैंक्शन लगा देंगे, जब मन चाहे अपने डॉलर छापते रहेंगे। भाई हम अपना रुपी छापने का अधिकार तो है हमें, लेकिन हमें पता है हम ज्यादा रुपी छापेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। अमेरिका को इतना कोई डर नहीं है, दुनिया भर में इतना ज्यादा डेट है उनके पास, इतना ज्यादा वो नोट छापते हैं, अपने डॉलर छापते हैं, और ना के बराबर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। इन सब के चक्कर में ही बहुत सारे देश, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्रिक्स कंट्रीज आपस में देख रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि क्या हम लोग डॉलर को छोड़ के और किसी चीज में ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। डी डॉलराइजेशन की कोशिश हो रही है। पहले तो ये हुआ कि भाई हम लोग क्या ब्रिक्स की अपनी करेंसी ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कोशिश की जा रही है ब्रिक्स की करेंसी ना सही, लेकिन स्विफ्ट सिस्टम से कम हम लोग ऑल्टरनेटिव निकालें। स्विफ्ट सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग का सिस्टम है कि कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं। ये भी डॉलर डोमिनेटेड ही है। रशिया पे जब से सैंक्शन लगे हैं, रशिया को स्विफ्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है, तब से रशिया के साथ डील करना, ट्रेड करना और देशों के लिए मुश्किल हो गया है। इसमें इंडिया का क्या स्टेटस है? इंडिया के लिए जो काम कर रहा है वो ये है, हमारा यूपीआई कई सारे देशों में जैसे कि फ्रांस, श्रीलंका, कुछ हद तक यूएई, इन सब जगह पे यूपीआई कुछ कुछ हिस्सों में एक्सेप्ट होने लगा है। इससे इंडिया का एटलीस्ट थोड़ा नाम हो रहा है कि भाई हम भी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इसमें दुनिया भर के लोग जिसको अपनाना चाहते हैं। सैंक्शंस अलग अलग देश करते हैं, हमने देखा चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना, सैंक्शन लगाना, रशिया के ऊपर, ये भी एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम का ही इस्तेमाल है। अच्छा ये बताओ, सैंक्शन लगाने का मतलब होता क्या है? कभी आपने सोचा है? अमेरिका ने कहा मैं तुम पे सैंक्शन लगा दूंगा, ठीक है भाई लगा दिया, इसका मतलब है क्या? ट्रेड नहीं करोगे, समझ गए, तो उससे क्या नुकसान क्या है? कभी आप सोचो, सैंक्शन अगर मान लो आज इंडिया बोले कि मैं पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा दूंगा, तो पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अमेरिका बोलता है मैं सैंक्शन लगा दूंगा तो बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसा क्या है अमेरिका के पास पावर कि उनके सैंक्शन बड़े पावरफुल होते हैं, बाकी देशों के सैंक्शन कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है? ऐसा क्या है, सोचा कभी आपने? देखो सैंक्शंस क्या होते हैं, ट्रेड नहीं होगा वो सब तो ठीक है। दुनिया भर में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, सबकी सब गवर्नमेंट्स अपने फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रखते हैं। जैसे इंडिया में आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करता है, 600 से 700 बिलियन डॉलर के बीच में फॉरेक्स रिजर्व रहते हैं। उसका बहुत बड़ा हिस्सा डॉलर में रहता है। अब आप मान के चलो कि इंडियन आरबीआई के पास, फॉर एग्जांपल मान लो आरबीआई के पास 200 बिलियन डॉलर है इस समय, एग्जांपल जरा मान लो आप, ठीक है। ये पैसा बस पड़ा रहेगा अगर, तो भाई कोई इंटरेस्ट तो अर्न कर नहीं रहा है। आप अगर पैसा अपनी जेब में रखे रहेंगे करोड़ों रुपए, तो कोई इंटरेस्ट अर्न कर नहीं रहा, तो आप क्या करते हो? आप पैसा बैंक में डाल देते हो, कोई इन्वेस्ट कर देते हो, थोड़ा सा उसका एटलीस्ट वैल्यू बढ़ती जाए। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई के पास इतना डॉलर पड़ा है भाई, वो भी तो कहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा, लेकिन आरबीआई रिस्क तो ले नहीं सकता, तो वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें। तो आरबीआई क्या करेगा? ये पैसा अमेरिका को, अमेरिकन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट कर देगा।
अमेरिका की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ये पैसा इन्वेस्ट कर देगा, ताकि चाहे 2% ही मिले लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता रहे। तो आरबीआई की तरह दुनिया भर के ज्यादातर देश जिनके पास डॉलर पड़ा हुआ है, वो डॉलर का क्या इस्तेमाल करते हैं, वो अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेते हैं कि चलो आप रखो ये कैश, हमको बॉन्ड दे दो, हमको इंटरेस्ट वापस करते रहना। अमेरिका की ये सुपर पावर है कि जब वो बोलते हैं मैं सैंक्शन लगा रहा हूं, तो उनका कहने का मतलब है कि भाई लोग ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी भूल जाओ, टाटा बाय बाय, जो तुमने मेरे को पैसा दिया है ना, अब कोई मैं वापस नहीं दूंगा, ठेंगा दिखा दूंगा तुमको। ये है सैंक्शन की रियल पावर। जो अमेरिका कहता है मैं सैंक्शन लगा रहा हूं, उनका मानना, उनका कहना ये है तुमने जितना पैसा मेरी गवर्नमेंट को दिया था, चाहे उधार में दिया हो चाहे कैसे भी दिया, मैं वापस नहीं दूंगा। तुम्हारा जो पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है सब फ्रीज हो जाएगा। ईरान के साथ जो नेगोशिएशन हो रहा है, ईरान क्या बोल रहे है, तो बोल रहे हैं हमारा पैसा वापस दो। कौन सा पैसा? जो ईरान का ही पैसा सालों से अमेरिका में, यूरोप में पड़ा हुआ है, जिस पर सैंक्शन लगाए, क्योंकि फ्रोजन है सैंक्शंस की वजह से, उसी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के पास ये पावर है कि दुनिया भर अपने पास दुनिया डॉलर रखती है, और डॉलर को इन्वेस्ट वो यूएस गवर्नमेंट में ही करते हैं, सेफेस्ट वही है। तो इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट के पास सैंक्शन लगाने की वो पावर है जो औरों के पास नहीं है। कहने को हम भी सैंक्शन लगा दे, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये सब फाइनेंशियल पावर्स हैं जो कि अमेरिका यूज करता है। कई सारे देश अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि इंडिया भी कर रहा है, उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि करेंसी को डिजिटाइज किया जा सके। एक और तरीका जिससे कि देश एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक दूसरे पर हावी होना चाह रहे हैं, वो है यूजिंग ट्रेड नेटवर्क, जो कि चाइना का सबसे बड़ा डोमिनेशन है। चाइना क्या करता है ना कि वो कहता है कि यार तुम्हें जो बनाना है बनाओ, रॉ मटेरियल तुम मुझसे ही लोगे, तुम्हें ईवी बनानी है बनाओ, तुम्हें सोलर से बिजली बनानी है बनाओ, सोलर पैनल तो मुझसे ही लेने आओगे। क्रिटिकल मिनरल हो गए, जितने भी ये सब मिनरल्स हैं, इन सब पे चाइना ने ऑलमोस्ट मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली है। बहुत सालों पहले ही उनको समझ में आ गया था कि इन सब में हमें इन्वेस्ट करना है, ताकि चाहे वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, क्रिटिकल एलिमेंट्स हो, वो सब हमारे ही पास रहेंगे। और चाइना की यही पावर है। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के लिए बोला मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा 100%, 150%। चाइना ने कहा ठीक है लगा दो, तुम क्रिटिकल मिनरल नहीं बेचेंगे कल से। तो ट्रंप अपने आप ही वापस आ गए, अरे मैं तो सॉरी यार मजाक कर रहा था, भाई नहीं है क्या, तो अपने आप उन्होंने वापस ले लिया टैरिफ, क्योंकि चाइना ने ट्रेड को इस्तेमाल किया है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने कोशिश की है ऐसे कि पीएलआई से, पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि हम कंपनीज को बोल रहे हैं जितना प्रोड्यूस करोगे हम आपको इंसेंटिव देंगे बदले में। इसीलिए इंडिया की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा बढ़ गया है ऑल ऑफ अ सडन पिछले कुछ सालों में। इंडिया नेक्स्ट एक्सपोर्टर हो गया मोबाइल फोन्स का। यूएस में इस समय इतने आईफोन्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट सारे सारे इंडिया में ही बनते हैं इस समय। ये सब पीएलआई स्कीम के अंडर ही हो रहा है। इसके अलावा जो देश पहचान गए हैं उनके आसपास ट्रेड का चोक पॉइंट है, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू देख ही लिया है सबने। कई देश इसका ऑल्टरनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद है जब इंडिया ने G20 होस्ट किया था, तब IMEC की बात हुई थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ गया है जब से मिडिल ईस्ट में सब इश्यूज शुरू हुए हैं। जब से हमास इजराइल का वॉर शुरू हुआ तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। चाइना की डोमिनेंस को हटाने के लिए यूएस ने कोशिश जरूर की IPEF के साथ कि भाई हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करें, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम बना के, लेकिन उसका कोई बहुत फायदा भी नहीं हो रहा है। चाइना इज माइल्स 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 अपार्ट, माइल्स अहेड एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। ठीक है, एक और चीज, और रादर इसके लिए जो टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, उसमें ये सब आप पॉइंटर्स याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज में था वो था मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के पास है, इंडिया नहीं और बाकी देशों के पास है इस समय, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत डिसरप्शंस हो रहे हैं। इस पे भी एक एडिटोरियल आया था पिछले हफ्ते द हिंदू न्यूज़पेपर में। आपने नाम सुना होगा चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का मतलब है जब कोविड-19 आया, दुनिया भर के ज्यादातर देशों की सप्लाई चेन चाइना से ही जुड़ी हुई है। और जब कोविड-19 आया, जब इतना डिसरप्शन हुआ, तो सब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि भाई हमको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए चाइना से। इन अदर वर्ड्स, हम लोग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन चाइना के साथ किसी और देश में भी
हमें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रखना चाहिए। इसको बोलते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया है। जैसे आप देखो सैमसंग का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फैक्ट्री अभी नोएडा में बन रहा है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा आपको एप्पल के आईफोन इंडिया में बहुत बड़े क्वांटिटी में बन रहे हैं। चाइना पे जैसे जैसे यूएस के और कंट्रीज के रिलेशन थोड़े खराब हो रहे हैं, इंडिया के पास एडवांटेज हो सकता है। क्यों? हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी है वर्किंग एज में। इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटी, क्या आपको पता है लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडिया में है। उससे बड़ी बात डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से क्या फायदा होता है? स्टेबल गवर्नमेंट। ये डर नहीं है कंपनीज को कि कल को गवर्नमेंट बदल जाएगी तो रैंडमली अपने आप लॉ चेंज हो जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं भाग जाएगी। इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, लेकिन जो ट्रीटीज चलती हैं, जो प्रोमिस किए गए पहले कंपनीज को, वैसे ही कंटिन्यूड रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा पीएलआई स्कीम जो कि इस समय 14 सेक्टर्स में चल रही है, 3 सेक्टर से शुरू हुआ था, अभी 14 सेक्टर में हो गया है। क्या होता है स्कीम में? कंपनीज को इंडिविजुअल टारगेट दिया जाता है कि मान लो आपका टारगेट है कि आपको साल में 50 लाख मोबाइल फोन बनाने हैं। अगर आपने उस टारगेट से ज्यादा बना लिए तो आपको गवर्नमेंट उसके प्रपोर्शन में कुछ इंसेंटिव देगी। इसे कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे बहुत काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टर्स लाने की प्राइवेट सेक्टर से, ताकि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। टाटा ने पीएसएमसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है फैब्रिकेशन लैब बनाने का गुजरात में। ये कुछ एग्जांपल है कि हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू कैच दिस बस। हाउएवर, कहना बहुत आसान है, अपने खुद के बहुत चैलेंजेस हैं इस समय, जिसकी वजह से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जैसा कि चाइना या और किसी देश की है। फॉर एग्जाम्पल, पहला, फ्लेक्सिबल नहीं है हमारे लेबर लॉज। फ्लेक्सिबल नहीं है का मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कपड़ा बनाने की, शर्ट बनाने की कंपनी है, ठीक है। वो शर्ट बनाने की कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जारा से, एचएनएम से। जारा ने कहा कि भाई मेरे को 10 लाख शर्टें चाहिए 3 महीने के अंदर, ठीक है, मुझे दुनिया भर में लॉन्च करना है, 10 लाख शर्टें बना के दो। अब क्या होता है कि जब आपको 10 लाख शर्टें बनानी एकदम से, तो आप बहुत सारे लेबर हायर करोगे ना। लेकिन आपको पता है कि यार मुझे ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं जो लेबर हायर करूंगा उसको 3 महीने बाद निकालना होगा। 3 महीने बाद जरूरी तो नहीं है ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट कोई और मिल जाए। अब प्रॉब्लम है इंडिया के लेबर लॉज ऐसे हैं कि आप हायर करो तो एक बार में ऐसे 3 महीने में नहीं निकाल सकते, आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी, इतने सारे लोग एक साथ निकालोगे तो होता क्या है कि इसकी वजह से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में फिर आते ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहां चला जाएगा? चला जाएगा बांग्लादेश में, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये लेबर लॉ की फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया में कम है। अब आप कह सकते हो इसलिए ताकि लेबर को प्रोटेक्ट कर सके, वो ठीक है, लेकिन आप उसके चक्कर में क्या कर रहे हो कि बिजनेसेस को आप नॉन कंपेटिटिव बना रहे हो और देशों के मुकाबले। इसकी वजह से बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको देखेंगे वियतनाम में जाते हुए, बांग्लादेश में जाते हुए, और इंडिया में कम आते हैं। सेकेंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब सामान यहां से वहां ले जाने का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो डिसाइड करता है कि एंड प्रोडक्ट कितने में बनेगा। अगर आपके यहाँ पे, आपके देश में सामान को यहां से वहां ले जाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो आप कभी प्राइस कंपेटिटिव प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, जिसकी वजह से आप कभी इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाओगे। इसीलिए इंडिया कोशिश कर रहा है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने का। ये कैसे कम होगा? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, बेटर कनेक्टिविटी करके, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो बन रहे हैं वो करके, वाटरवेज का इस्तेमाल करके, ये सब काम हो रहा है। थर्ड चैलेंज, लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कई बार, चाइना ने 15 दिन में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया और हम तो 15 दिन में एक दीवार नहीं बना पाते हैं। क्यों? कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, इसका सबसे महंगा, सबसे प्रॉब्लमेटिक काम होता है लैंड एक्विजिशन, लोगों से लैंड खरीदना, भूमि अधिग्रहण जिसको बोलते हैं। बहुत 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 मुश्किल काम है ये। लॉज हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप बिना परमिशन के नहीं आ सकते हो, ले सकते हो लैंड। उसमें कई बार एनजीओज आ जाती हैं बीच में, लॉयर्स आ जाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं, हम लैंड नहीं देने देंगे। तो इन सब को मिला के लैंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल हो जाता है, इससे बहुत डिले होता है प्रोजेक्ट्स में। स्किल फोर्स का गैप है। कई बार आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे कि इंडिया में कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उसके बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस
जो ट्रेडिंग देते हैं वो नॉट इन लाइन विद द मार्केट है, मार्केट काफी आगे बढ़ चुका है। प्राइस कंपेरेटिवनेस इंडिया की अभी भी कम है। सेम काम चाइना, बांग्लादेश जैसे एरियाज में सस्ते में हो जा रहा है जितना इंडिया में हो रहा है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर इंडिया में क्यों ही आएगा। इन सब चक्कर की वजह से इंडिया ने जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम उसका बहुत फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए कहने को अभी भी है कि भाई हम लोग चाइना से compete कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा आसान नहीं है compete करना। ये इश्यू है हमारे पास अभी भी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन टॉपिक रादर जो कि इस बार एडिटोरियल्स में आया था इस हफ्ते में, वो है कि क्यों इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं इंडिया में और उसका क्या हम लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हो कि अभी के अभी, आज के आज कितने पेंडिंग केसेस हैं इंडियन कोर्ट्स में, तो आप गूगल पे जाओ और ये टाइप करो, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये गवर्नमेंट का खुद का पोर्टल है जो आपको बताता है कितने केसेस पेंडिंग हैं अभी के अभी एट दिस डे। आप देखो लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। अब आप इमेजिन करो, मानो आपको कोई केस है, भगवान करे कोई केस ना करना पड़े आपको, बट कोई केस अगर लड़ना पड़ गया, तो मानो कि आपका जो फाइल होगा केस का, वो 5 करोड़ केसेस के नीचे जाके आपका फाइल लगेगा। इमेजिन करो, तो कब नंबर आएगा, कब न्याय मिलेगा। ऐसे ऐसे मामले हैं जो 10-10 सालों से ऊपर चल रहे हैं। कहने को अच्छा लगता है कि देर है अंधेर नहीं, लेकिन जब इतनी देर हो जाती है वो अंधेर के बराबर ही हो जाती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कितनी बार आप न्यूज में देखोगे कि तब जाके फैसला है जब आधे लोग तो मर ही गए, उसमें से आधे लोग जो इन्वॉल्व थे वो इतने बुढ़े हो गए कि आप अब उनको छोड़ रहे हो ओल्ड एज के नाम पर। ये इश्यूज पेंडिंग केसेस के बहुत पुराने हैं इंडिया में। इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहला, अगर आप देखो जजेस, इंडिया में नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन, मतलब पर 10 लाख लोग के हिसाब से इंडिया में केवल 50 जजेस हैं। यूएस में वहीं पर 107 जजेस हैं पर 1 लाख लोग, पर 10 लाख लोग। यही नहीं, पेंडिंग केस पेंडेंसी जजेस की बहुत 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 हाई है। हार्डली कोई हाई कोर्ट है जो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। हर हाई कोर्ट में इस समय अच्छी खासी वैकेंसी है। टोटल जो 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में, उनमें और प्लस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मिला के लगभग 5,500 के आसपास पेंडेंसी है। हाईकोर्ट में ही 60 लाख केसेस पेंडिंग। अब केसेस पेंडिंग क्यों है इतनी? बहुत सारे कारण है। नंबर ऑफ जजेस आप कह सकते हो। दूसरा, क्या आपको पता है अभी भी हमारे हायर जुडिशरी में फॉर एग्जांपल समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है? क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश लेगेसी का कंटिन्यूएशन अभी भी चला आ रहा है? अभी अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाओगे और देखोगे कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, कैलेंडर होता है सुप्रीम कोर्ट का, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर हार्डली 200 होते हैं। हार्डली समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, फिर फेस्टिवल्स और वीकेंड्स, हार्डली 200 वर्किंग डेज 365 में से। तो अब इमेजिन करो कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। और केवल यही कारण नहीं है, जजेस का कहना यह है कि भाई एग्जीक्यूटिव को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मानो एक केस चल रहा है, जज साहब ने कहा कि भाई कोई XYZ है, उनको कोर्ट में पेश करना है अगले हफ्ते, ठीक है। पुलिस जाएगी उसको पकड़ने के लिए। अब या तो पुलिस उसको पकड़ के ना लेके आए, एक तरीका ये है। दूसरा, ये पुलिस उस आदमी को पकड़ ले और वो आदमी पुलिस को पैसे खिला दे कि यार तुम बोलना मैं घर पे नहीं था। तो जज कहते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना जाके कि हम पढ़ के लाए। हमने ऑर्डर दिया पुलिस को, एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दिया कि आप उसको पेश कराइए, एविडेंस को लेके आइए। अब अगर पुलिस या एग्जीक्यूटिव वो काम नहीं कर रही है अपने हिस्से का, तो हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल? तो ये केवल जुडिशियल सिस्टम को आप अलग से मत देखिए। अगर पेंडेंसी की प्रॉब्लम देख रही है तो आप इसको एग्जीक्यूटिव को, लॉज ऑब्सोलीट हो गए हैं, लॉ ये अलाउ करते हैं इतने सारे केसेस फाइल करना, तो ये लेजिस्लेटिव की भी प्रॉब्लम है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स मिल करके देखनी चाहिए। जुडिशियल प्रॉब्लम अकेली नहीं है ये कि नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ जुडिशरी, ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक अप दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये सब इश्यूज हैं।
अब इससे गवर्नेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? गवर्नेंस भाई खास करके लैंड एक्विजिशन, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे भी इंडिया में बहुत डिलेड चलता है। लैंड एक्विजिशन रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं कोर्ट में, और वो इतने सालों साल चलते हैं कि प्रोजेक्ट बार बार डिले होता जाता है। यही नहीं, एक इन्वेस्टर या एक कंपनी के बारे में सोचिए। जो इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाना चाहेगा वो देखेगा कि अरे यार भाई, गलती से मेरा केस कोर्ट में चला गया तो मेरे बीवी बच्चे, मेरे पोता पोती हो जाएंगे और कभी केस सॉल्व ही नहीं होगा। तो आप उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने का, आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं अपना हार्ड अर्न्ड मनी यहां पर लगाने का। सिटीजन्स राइट डिफीट होता है, ऐसा मैंने कहा। स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 में रिकॉग्नाइज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज किया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी वजह से अंडर ट्रायल्स बढ़ते जाते हैं। अगर आप इंडिया में प्रिजन्स को देखोगे, प्रिजन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया में। इंडिया का ऑन एन एवरेज ऑक्यूपेंसी प्रिजन का 125% से ज्यादा है। मतलब जहां 100 प्रिजनर्स की जगह है 125 से ज्यादा प्रिजनर वहां पे बंद हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे अंडर ट्रायल्स हैं। 2/3 से ज्यादा प्रिजन पॉपुलेशन इंडिया की उन लोग के जो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब जिन पे अभी प्रूव ही नहीं हुआ है कि उन्होंने कुछ गलत किया था। वो केस चले ही जा रहे हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है, उनका केस बस लगा ही हुआ है, या तो उनके पास अच्छा लॉयर नहीं है, या तो कोर्ट ने उनको डिसाइड किया हम बेल अभी नहीं देंगे। प्रिजन इज नॉट मेंट फॉर दोज जो अंडर ट्रायल हैं। प्रिजन उनके लिए है जिसपे प्रूव हो गया है आपने गलत किया था, लेकिन अंडर ट्रायल पॉपुलेशन इतनी ज्यादा भरी हुई है जिसकी वजह से आगे आगे जाकर के तिहाड़ में आप देखोगे फॉर एग्जांपल इतना वायलेंस होता है प्रिजन में, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडेड है। यही नहीं, सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं, गवर्नर गवर्नमेंट के डिस्प्यूट इतने सारे हैं, गवर्नमेंट्स के अपने डिस्प्यूट्स भी खत्म नहीं हो रहे हैं। ऑल दीज, इन सब को मिला जुला के जो खिचड़ी बनती है उसको जुडिशियल पेंडेंसी का नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके बारे में कहा है कि भाई कुछ करिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लेके आइए। ये आइडिया बहुत पुराना है। ये क्या है आइडिया? ये आइडिया कुछ ये है कि भाई जिस तरह से सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, यूपीएससी कराता है, ऐसे ही क्यों ना यूपीएससी एग्जाम कराए डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और उससे नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो वो एग्जाम नहीं होते हैं, डिले होता है, पेपर लीक होता है, क्वालिटी जजेस की ऊपर नीचे हो जाती है। आप अगर सेंट्रलाइज सिस्टम कर देंगे, जैसे यूपीएससी को दे दीजिए, तो वो एक साथ एग्जाम कराएंगे, दे विल मेक श्योर कि वैकेंसी ना हो वहां पर। ये आइडिया है ऑर्डिनरी जुडिशियल सर्विस का, जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बहुत पुराना आइडिया है ये। नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, भाई सॉफ्टवेयर सिस्टम पूरा बनाइए ढंग से, ताकि आप केसेस पे नजर रख सकें, सब लोग उसको देख सकेंगे भाई किस केस की क्या प्रोग्रेस है। प्री लिटिगेशन मेडिएशन करने की कोशिश कीजिए, मतलब कोई भी झगड़ा होता है कोर्ट में आने से पहले ट्राई होना चाहिए कि पहले ही मीडिएशन हो जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करने चाहिए, रियल टाइम पेंडिंग केसेस डेटा, और जो मैंने कहा अभी तो अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन इसको और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि सब लोग नजर रखें इसमें, और एक पब्लिक प्रेशर बने अथॉरिटी के ऊपर कि भाई हम लोगों को इन केसेस को ठीक से सुलझाना है। बहुत वैलिड इशू है, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आ भी चुके हैं पहले भी, आपको पढ़ लेना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज यूरोप से। जब से यूरोप और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, वैसे तो यूरोप की रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, ज्यादातर यूरोप के देश यूक्रेन के साथ हैं, लगे हुए हैं साथ देने के लिए। इंटरेस्टिंग कहानी ये है, लेकिन कुछ देश यूरोप के अब धीरे धीरे करके बोर हो रहे हैं। उनको लगता है यार वॉर खत्म करो, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें कहानी आती है हंगरी की। अब देखो, सबको पता है रशिया मेन सप्लायर है ऑयल और गैस, कम से कम मेन सप्लायर था ऑयल और गैस का यूरोप के लिए। पूरे यूरोप में पाइपलाइन बिछी तो रशिया से ऑयल गैस आती थी, आदत थी उनको, सस्ते दाम पे मिल जाता था, लाइफ सब मस्त चल रही थी, सेट चल रही थी। फिर हुआ यूक्रेन रशिया वॉर, सबको दिखाने के लिए रशिया पर सैंक्शन लगाने पड़े, रशिया का तेल गैस सब बंद हो गया। अब हुआ क्या है, कुछ कुछ देशों को हो गई बहुत परेशानी, जिसमें एक है हंगरी। एक पाइपलाइन है जो रशिया से शुरू होती है, यूरोप के और देशों में जाती है, इसमें हंगरी, स्लोवेकिया, स्लोवानिया वगैरह में जाती है ये पाइपलाइन। इसको बोलते हैं द्रुजबा। द्रुजबा बाय द वे फ्रेंडशिप का रशियन वर्ड है। इंडिया रशिया की जो एक्सरसाइज होती है उसको भी द्रुजबा कहा जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, याद रखना। तो है क्या, रशिया की पाइपलाइन है द्रुजबा, जो कि हंगरी को सप्लाई करती है ऑयल। प्रॉब्लम यह है
वो पाइपलाइन होके जाती है यूक्रेन से। अब आप सोचो, रशिया की पाइपलाइन यूक्रेन से होते हुए हंगरी को ऑयल सप्लाई कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब से वॉर शुरू हुआ यूक्रेन तो वो अलाउ करेगा नहीं, यूक्रेन ने तो रोक दिया कि नहीं अब नहीं जाएंगे। अब हुआ क्या, हंगरी ने कहा यार बहुत हो गया, हमको तेल चाहिए, हमारी जरूरत है, एनर्जी नीड्स है हमारी। अगर यूक्रेन अलाउ नहीं करेगा तेल इस पाइपलाइन से लाना, तो हंगरी ने कहा कि हम जो यूक्रेन को ईयू से लोन मिलने वाला है उसको वीटो कर देंगे। देखो, ये जो नेटो, ईयू, ये जो देश है ना, ज्यादातर ये सब चलते हैं कंसेंसस के बेसिस पर। मतलब इनको कोई डिसीजन लेना है अगर, तो सारे के सारे मेंबर्स को हाँ करना पड़ेगा। एक ने भी ना कर दिया तो वो हो गया वीटो। तो अब हुआ क्या है, ईयू को लोन देना है 90 बिलियन यूरो का यूक्रेन को, यूक्रेन को बहुत जरूरत है इसकी। हंगरी ने कहा भाई मैं नहीं करूंगा हाँ, जब तक आप नल नहीं खोलोगे पाइपलाइन से मेरे को तेल नहीं आएगा। फाइनली यूक्रेन ने हाँ कर दिया, क्योंकि यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब सोचो, पैसा, तेल क्या नहीं करा सकता आपसे। इसीलिए ये जो पाइपलाइन है बहुत न्यूज में 1964 में बनाई गई थी, सोवियत यूनियन ने बनाई थी ताकि आसपास के कंट्रीज को ऑयल सप्लाई किया जा सके। सेंट्रल रशिया शुरू होता है, बेलारूस जाता है, फिर नॉर्थ में जाता है पोलैंड जर्मनी में, और साउथ में जाता है स्लोवाकिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक में। हंगरी, स्लोवाकिया खास करके बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इसके ऊपर, जैसे कि मैंने कहा। जर्मनी ने अपना और ऑल्टरनेटिव मेथड निकालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फाइनली हंगरी ने कहा है कि भाई हमको तेल चाहिए, यूक्रेन को हाँ करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल है इस बात का कि कैसे ऑयल एंड गैस की डिपेंडेंसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को चेंज कर सकती है। कैसे यूक्रेन जो कि रशिया से लड़ रहा है, एक दूसरे पर अटैक हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, उन्हें हाँ करना पड़ रहा है कि भाई ठीक है, रशिया का ऑयल हमारे यहां से जाएगा, हंगरी तक जाएगा, ताकि उनको ईयू से फाइनली लोन मिल सके। इसीलिए इंडिया के पास भी और देश के पास भी लेसन गया है कि भाई आप भी अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर काम करिए, आप भी कोशिश करें कि भाई कोई देश आपको ब्लैकमेल करने की सिचुएशन में ना हो। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस हफ्ते थी वो थी हीमोफीलिया के बारे में। WHO ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया है टू इंप्रूव केयर इक्विटी टू हीमोफीलिया ग्लोबली। हीमोफीलिया क्या है पहले ये देख लो। एक जेनेटिक बीमारी है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कहीं चोट लग गई, आपके खून निकलता है, आप देखो कुछ मिनट बाद खून निकलना बंद हो जाता है। भाई ऐसा क्यों? स्किन तो कटी हुई है तो खून तो निकलते जाना चाहिए। वो इसीलिए हो जाता है कि ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। वहां पे क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप ब्लड फ्लो खत्म हो जाएगा, उसका मतलब ब्लड फ्लो नहीं निकलेगा बाहर। तो ब्लड का क्लॉट होना ही हमारी जान बचाते हैं, तो भाई हमारा तो पूरा खून निकल के हम तो खाली हो जाएंगे। अब होता क्या है कि ब्लड क्लॉट जिनका नहीं होता है, क्योंकि जेनेटिक डिजीज होती है, उसको हीमोफीलिया कहते हैं। तो उनको अगर कट लग गया तो भाई फिर तो खून ही खून हो जाता है, खून रुकता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको हीमोफीलिया कहते हैं। इंडिया में इसके सेकंड लार्जेस्ट पेशेंट्स हैं वर्ल्ड में हीमोफीलिया के, और कहा जाता है लगभग 1 लाख केस ऐसे हैं इंडिया में जो डायग्नोज हुए ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें हीमोफीलिया जैसी कोई बीमारी है। अब हमें याद क्या करना है? पहला, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब ये हेरिडिटरी पास ऑन होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। किसकी वजह से? पहला, हीमोफीलिया के अलग अलग फैक्टर्स हैं। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया बी हो जाता है, इसको क्रिस्मस डिजीज भी कहा जाता है। सारे केस हेरिडिटरी नहीं होते हैं, 1/3 केस हैं जो हेरिडिटरी नहीं होते हैं, लेकिन 2/3 केसेस हेरिडिटरी ही होते हैं। इसका और सीवियर रूप जो होता है वो है हीमार्थ्रोसिस। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है जॉइंट्स में, नीज, एल्बो, जो बहुत 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 खतरनाक होता है। अब इसका क्या तरीका हो सकता है ठीक करने का? कोई भी हेरिडिटरी डिजीज है उसको ठीक कैसे कर सकते हो? जीन एडिटिंग जो टेक्निक है उससे। CRISPR-9 पढ़ा था ना आपने, जो भाई फॉल्टी जीन है उसको काट के निकाल दो। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी थेरेपी 10 से 30 करोड़ रुपए तक लग सकते हैं इसमें, और कोई भी गारंटी नहीं है कि ठीक होगा ही होगा। और इंडिया जैसी कंट्री में कितने ही लोग होंगे जो ये अफोर्ड कर पाएंगे।
तो इंडिया का चैलेंज ये है, पहले तो जो 1 लाख लोग अनडायग्नोज, उनको डायग्नोज किया जाए, उनको बताया जाए क्या प्रॉब्लम है, जीन थेरेपी को अफोर्डेबल बनाया जाए, जो और ड्रग्स हैं थोड़े बहुत इसको लेकर के, जैसे कि एक है प्रोफाइलैक्सिस, मतलब एक्सटर्नली जो इन्फ्यूजन करो उन फैक्टर्स का ब्लड में जो कि क्लॉटिंग करना शुरू करे। जैसे कि डायबिटीज में क्या होता है, आपका पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता तो इंसुलिन को बाहर से दिया जाता है आपकी बॉडी में, ऐसे ही जो क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी नहीं बना पा रही है उसको बाहर से दिया जाएगा। एक ड्रग होता है इमिसिजुमैब, जो कि थेरेपी है, जो कि ऐसे ब्लड क्लॉटिंग के फंक्शंस को मिमिक कर सकता है, बट ये सब बहुत महंगे हैं। पहला स्टेप तो ये, पहले पता तो चले बीमारी क्या है, जिसको अगर पता ही नहीं मुझे बीमारी है तो मैं क्या इलाज कराऊंगा अपना। आप खुद सोचिए, आपको लगता है कि इंडिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाओगे, बोलोगे सर खून बहुत बह रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा अरे तुमको हीमोफीलिया हो सकता है? लगता है आपको ऐसा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो ये सिचुएशंस होती हैं कि तब पढ़ने में बहुत लगता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम डॉक्टर्स होंगे जो उस लेवल तक आपको बताएंगे अच्छा हीमोफीलिया हो सकता है। वो थोड़ी बहुत दवाई देखें, उसी में टरकाना शुरू कर देंगे, खास करके तब जब आप सरकारी या इस तरीके के एस्टेब्लिशमेंट में जाओगे। इस पर WHO ने रेजोल्यूशन पास किया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय है, ये सब फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट जो न्यूज थी वो है इंडिया इजिप्ट के बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के। इंडिया और इजिप्ट बहुत पुराने पार्टनर्स रहे हैं। एज यू वुड नो, नॉन अलाइंड मूवमेंट के दोनों ही फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट को 5 कंट्रीज ने मिलकर फॉर्म किया था, इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना। तो इंडिया इजिप्ट गो वे बैक। यही नहीं, इजिप्ट हाल ही में इंडिया से काफी डिफेंस का सामान भी खरीदता आ रहा है, तो हमारे लिए इजिप्ट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। 2023 में प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी, तब से इंडिया और इजिप्ट की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च हुई थी। उसके बाद से एनुअल बायलैटरल फोरम हो रहा है डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, कि इंडिया है रियलाइज कि भाई इजिप्ट को जरूरत है हथियारों की, और मे बी हम वो हथियारों की नीड पूरी कर सकते हैं। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है $2.5 बिलियन क्रॉस हो गया है। पूरा डिफेंस एक्सपोर्ट की बात हो रही है, केवल इजिप्ट का नहीं कह रहा हूं, पूरा कुल मिला के ये आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 22-23,000 करोड़ के आसपास है जो हमारा क्रॉस हो गया है। इसमें इजिप्ट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हम लोग वैसे भी तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब काफी जगह एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इनफैक्ट वाज वन ऑफ इंडियाज मेजर कस्टमर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया के वेपन्स काफी इजिप्ट ने खरीदे हैं उसके बाद, तो हमारे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इजिप्ट की। इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी कुछ साल पहले रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बन के भी आए थे, आपको पता है। इजिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए, दुनिया भर के लिए? क्योंकि इजिप्ट के पास है स्विस कैनाल, जो कि शायद पूरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। यूरोप को एशिया से कनेक्ट करने के लिए शॉर्टकट यहां पर आता है। इजिप्ट अफ्रीका का हिस्सा है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस में आता है, तो इसलिए हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि इजिप्ट से अच्छे रिलेशनशिप बने रहें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का हिस्सा है इजिप्ट, अरब कंट्रीज में आता है। एज ए सेड, तेजस में भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, ब्रह्मोस मिसाइल के डिस्कशंस ऑन है। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये और ज्यादा आगे स्ट्रांग हो, और हमें ना केवल फॉरेन एक्सचेंज का फायदा हो सकता है, बट हमारे रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट में इससे काफी अच्छे हो सकते हैं। जो लास्ट न्यूज इस हफ्ते की डिस्कस हुए करनी है, वो अगेन एक एडिटोरियल आया था, कैसे इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ बढ़ रही है। देखो, इंडिया में इंश्योरेंस बहुत कॉमन नहीं है अभी भी। अभी आयुष्मान भारत से सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, लेकिन कुछ सालों पहले क्या था, इंश्योरेंस इंडिया में किसके पास था? पहला वो जो कॉर्पोरेट में काम करते थे, तो कॉर्पोरेट में आपकी सैलरी के साथ आपको इंश्योरेंस मिल जाता था। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते थे तो भाई आपके पास इंश्योरेंस स्कीम थी, CGHS जिसको बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो अपनी पॉकेट से पैसा देके इंश्योरेंस का प्रीमियम देके इंश्योरेंस खरीदते थे। अब वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया में पर ईयर 6.9% के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रो हो रहा है, और होने के चांसेस भी हैं। ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट्स हैं अभी हम दुनिया भर में, फिर भी अभी पेनिट्रेशन बहुत कम है। हमारी GDP का केवल 4% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हुआ है, जबकि ग्लोबल एवरेज 7% है। इंश्योरेंस की जो हम लोगों की प्रीमियम जाती है वो भी अभी ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। ज्यादातर मार्केट इज डोमिनेटेड बाय LIC, लेकिन अभी काफी प्राइवेट सेक्टर
कंपनीज इसमें आ गई हैं। देखो, जो एक होता है मोटर इंश्योरेंस, मतलब कार बाइक का, वो तो कंपलसरी होता है। कार या बाइक आप चला रहे हो, इंश्योरेंस नहीं है तो चालान कट जाएगा। बाकी इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होते हैं। इंडिया में वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम लोग कराते हैं, क्योंकि क्या होता है, इंडिया का बड़ा पैटर्न है कि अरे हमको डॉक्टर के पास जाने नहीं है, हम तो खुद ही ठीक हो जाएंगे, हम तो खुद ही 30 मार खाएं, डॉक्टर क्या ठीक करेगा मुझे, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। ये बड़ी एक इंडिया में वो बना हुआ है ना माइंडसेट, सबके पास एक वो रहता है फर्स्ट एड बॉक्स, खोलते हैं दवाई उसी में से खा लेते हैं। बहुत वो तो केमिस्ट के पास से लेंगे, भैया बुखार हो रहा है दवाई दे देना। मतलब डॉक्टर पागल है, डॉक्टर हमको लगता है 10 साल पढ़ के बैठा है, पागल है। इससे अच्छा मुझे पता है, मेरे केमिस्ट को पता है। तो इंडिया में इंश्योरेंस लेना बहुत अभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एक यहाँ पे टर्म आपको समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जब अगर आप हेल्थ केयर में गए, हॉस्पिटल में गए, तो कितना बिल आपको अपनी जेब से देना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जो बिल आपको अपने से देना पड़े। जब आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो मतलब है आपको अपने से ही वो बिल देना पड़ेगा, तो उसे कहेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से ही लोग अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल में जाना। तभी आप कभी देखो आपके पेरेंट्स बीमार होते हैं, आप बोलो हॉस्पिटल जाओ तो मना ही कर देते हैं, नहीं जाना हमको, क्योंकि खर्चे का उनके दिमाग में हमेशा रहता है। आयुष्मान भारत स्कीम से काफी इंप्रूव हुआ है, गवर्नमेंट पुश कर रही है इंश्योरेंस को। अभी गवर्नमेंट ने फोकस किया है बीमा ट्रिनिटी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने की। पहला, बीमा सुगम, मतलब एक गवर्नमेंट का पोर्टल जहां पे सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। जैसे पॉलिसी बाजार है ना, वैसे गवर्नमेंट जाती है यूपीआई प्लेटफॉर्म बना दिया, इसमें सब दिखेगा आपको। वैसे ही एक इंश्योरेंस का प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे इंश्योरेंस आपको दिख जाएंगे। बीमा विस्तार, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है रूरल एरियाज में खासकर इंश्योरेंस बढ़ाने का। और थर्ड इसका कंपोनेंट है विमेन वेलफेयर कमिटी, मतलब महिलाओं में, खासकर विमेन में इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, उन्हें पुश करिए कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस वो लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पिछले बजट में, आपको याद होगा, 100% एफडीआई अलाउ भी कर दिया है। अभी इससे पहले 100% नहीं था। जैसे आप इंडिया में देखोगे इंश्योरेंस कंपनीज का नाम आपको देखो, बजाज आलियांज, टाटा एआईजी, ये क्या है? एआईजी, आलियांज फॉरेन कंपनीज है, लेकिन इंडिया में आके अपना प्रोडक्ट खुद नहीं चला सकते थे। इनको था कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी किसी इंडियन कंपनी के साथ। अब गवर्नमेंट ने कहा आपको जरूरत नहीं है, 100% एफडीआई है, अपना प्रोडक्ट खुद चलाइए, इंडियन कंपनी के साथ आपको नहीं करना है तो भी चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस होता है उसको भी बढ़ाया है, पीएम फसल बीमा योजना। आयुष्मान भारत एक बहुत अच्छी फ्लैगशिप स्कीम है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोग्राम है। तो बढ़ रही है चीजें, लेकिन अभी भी होता क्या है ना, मिडिल क्लास ही फंस जाता है। गरीबों को सरकार बचा लेगी, अमीर खुद को बचा लेंगे। मिडिल क्लास खुद तैरना सीख जाए तो सीख जाए, नहीं तो भाई डूबना ही है, मिलेंगे अगले जन्म में। खैर, यहाँ पे हमारा खत्म होता है इस बार का वीकली करंट अफेयर। इतना पेसिमिस्टिक मत बनो, सब अच्छा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीएसआईआर का मेरा कोर्स शुरू हो चुका है मेरी ऐप पर, पीएसआईआर ऑप्शनल है, पता करना है कोर्स के बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऐप डाउनलोड करो, मेरा नंबर भी है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है, उसमें अभी तक 15 साल बच्चों ने एनरोल करा दिया है, बहुत अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी सीइंग इंप्रूवमेंट, सब खुश हैं। आपको भी एनरोल करना है तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।